वेलकम टू मैम की क्लास, जहाँ होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेट्स लर्न इन वेरी इजी वे। चलो पढ़ें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था मांग के अवयव के बारे में, पूर्ति के बारे में, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति। ये सारे फैक्टर हम लोग समझ गए थे, जान गए थे पिछले पार्ट 2 में, चैप्टर 4 आय और रोजगार के निर्धारण के। आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे 2 सेक्टर मॉडल में आय का निर्धारण। 2 सेक्टर मॉडल, यहाँ क्या है? 2 सेक्टर। देखिए, 2 सेक्टर का मतलब होता है उपभोग, यानी कि जिसमें उपभोक्ता है और वह निवेश कर रहा है। ठीक, तो 2 सेक्टर में सरकार जो है, सरकार जैसी चीज़ कोई नहीं होती है। यानी यहाँ पे जो आय का निर्धारण होता है वह उपभोग कह सकते हैं, प्रत्याशित उपभोग, यानी जिसकी योजना बनाई गई है कि इतना उपभोग करना है, और प्रत्याशित निवेश। प्रत्याशित उपभोग और प्रत्याशित निवेश, ये दोनों के द्वारा आय का निर्धारण, रोजगार का निर्धारण होता है। केन्स के मॉडल पे आधारित है ये सारे जो बातें हैं, ये सारे जो नियम हैं, जो आय रोजगार का निर्धारण है, ये केन्स का मॉडल है। अब निवेश जो है वह क्या होता है? निवेश की बात करें, निवेश जो है वो लगभग निर्धारित है, यानी कि फिक्स है। जो एक निवेश लोग बना लेते हैं कि इतना निवेश करना है मुझे, वो लगभग स्थिर होता है, निर्धारित होता है ना। यानी कि निवेश बराबर यहाँ पे निवेश आई है बार, यानी कि ये एक धनात्मक स्थिरांक होता है। मतलब दिए हुए वर्ष में अर्थव्यवस्था में स्वायत्त, यानी कि दिया हुआ निवेश, इसको लिख सकते हैं दिए हुए वर्ष में अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश। स्वायत्त का मतलब दिया हुआ, एक निश्चित। अब भाई देखो, कोई व्यक्ति है, वह निवेश, एक तो वह उपभोग करेगा, कंजप्शन करेगा, और एक तरफ जो बचत है उसका निवेश करेगा। ये दोनों फैक्टर हैं, वो उपभोग करता है और बचत करता है, यानी कि वो निवेश करता है उस बचत का। तो निवेश जो है वो एक निश्चित मात्रा में स्थिरांक के रूप में कि हमें लगभग इतना निवेश करना है, वह निश्चित कर लेता है। इसीलिए यहाँ पे पूरी अर्थव्यवस्था का जो निवेश है वह एक धनात्मक स्थिरांक के रूप में मान लिया जाता है। यानी कि 2 सेक्टर मॉडल में जब सरकार नहीं है तो अंतिम वस्तु की जो मांग होगी, यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था की मांग जो है, उसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड अगर हम कहें तो वो क्या होगी? कंजप्शन और आई, यानी कि इन्हीं दोनों पे डिपेंड होगी। और यहाँ पे सी हम जानते हैं, चूंकि सी क्या होता है? सी बार प्लस सी वाई होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया ये क्यों होता है, क्योंकि एक न्यूनतम उपभोग हम करते ही करते हैं, चाहे आय कितनी भी हो, और दूसरा जो उपभोग का पार्ट होता है वो आय पे डिपेंड होता है। तो इन दोनों को मिला के ये फलन बनता है सी का। तो सी का उपभोग का, तो ये इस तरह होता है। आई को यहाँ पर एक स्थिरांक के रूप में माना गया है, तो इन दोनों के मान को हम एडी में अगर रख देते हैं तो क्या होगा? प्लस आई बार प्लस सी वाई, ये होगा। अब उसके बाद एडी जो है, इसको हम वाई के बराबर मान सकते हैं, यानी अंतिम वस्तु की प्रत्याशित या नियोजित निर्गत। ये क्या है? आउटपुट है। इसको हम आउटपुट के हिसाब से मान सकते हैं कि ये एडी जो है, एग्रीगेट डिमांड, यही आउटपुट है। भाई जितनी डिमांड हो रही है वो तो वस्तु आएगी ही आएगी बाजार में। अगर डिमांड, आपने वस्तु में बाजार 100 रुपए की डिमांड या 100 वस्तु की डिमांड है, सारी डिमांड जो बाजार की डिमांड है 100 वस्तु की है, तो यही 100 वस्तु तो पूर्ति भी करेंगे हम, यानी कि यही जो है आउटपुट, यानी इसी का उत्पादन होगा। पूर्ति मतलब कि उत्पादन होगा। एक फैक्ट्री में उतना ही उत्पादन होता है जितनी डिमांड हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को हम वाई के बराबर रख सकते हैं, यानी आउटपुट के बराबर रख सकते हैं, यानी अंतिम वस्तु की प्रत्याशित, यानी जो आशा की गई है या प्लानिंग जो की गई है, वो आउटपुट है ये। यहाँ पे फिर ये जो सी बार प्लस आई बार, यानी कि ये जो निवेश है प्रत्याशित और प्रत्याशित उपभोग है, वो अर्थव्यवस्था का कुल स्वायत्त व्यय के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर ए बार दे तो यहाँ पे ये इस तरह का हमें एक समीकरण मिलेगा। यहाँ पर दोनों स्थिरांक के रूप में हैं और ए भी यहाँ पे स्थिरांक के रूप में माना जा सकता है। अब इसमें एक बात है कि ये जो सी है, सी
तो लगभग स्थिर ही रहता है। ठीक है, सी जो है स्थिर रहता है, लेकिन आई जो है इसमें बदलाव यानी उतार चढ़ाव होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, एक व्यक्ति है और वो मान लीजिए कि कंजप्शन करता है 5 रोटी का, ठीक, उस इतने में इसका पेट भर जाता है। ठीक, तो आय इसकी है जितनी भी है आय। अगर मान लीजिए आय बढ़ जाती है, आय इसकी बढ़ जाती है, तो ये क्या ज़्यादा रोटी खाने लगेगा? नहीं, उतना ही खाएगा जितनी इसकी भूख है। लेकिन जो ये पहले निवेश कर रहा था मान लीजिए 5 का, अब वो निवेश बढ़ा देगा, यानी आय अगर बढ़ी तो वो बची हुई चीज़ें वो निवेश में लगा देगा, वो 15 का निवेश करने लगेगा, वो खाने नहीं लगेगा। यानी कि यहाँ पे सी क्या है, ये लगभग कांस्टेंट है, ये लगभग उतना ही है जितना पहले था। आय बढ़ने पे वो निवेश को बढ़ाता है। या फिर आय मान लीजिए कि घट जाती है, आय घटने की स्थिति में फिर भी वो 5 रोटी खाएगा, यानी पहले तो कंजप्शन करेगा, पहले अपनी भूख मिटाएगा, फिर वो जो बचत होता है फिर वो आय में लगाए यानी निवेश करेगा। यानी उसकी आय जो आय अगर घट गई है तो 5 से मान लीजिए कि 2 करेगा निवेश। समझ रहे हैं? तो निवेश घटता बढ़ता है, निवेश में वृद्धि या ह्रास हो सकता है, लेकिन जो कंजप्शन यानी कि जो उपभोग है वो लगभग कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि y अगर हमारा अंतिम वस्तु की प्रत्याशित पूर्ति के रूप में है तो ये मांग के रूप में है। यहाँ पे ये मांग हो जा रहा है और ये पूर्ति हो जा रही है, और जहाँ पे ये दोनों बराबर होंगे वहीं अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा। यानी कि यहाँ पर मांग और पूर्ति ये दोनों का बराबर होना जरूरी है अर्थव्यवस्था में संतुलन के लिए। अब मान लीजिए ये पूर्ति जो है वो ज़्यादा हो जाती है मांग से। अगर पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी, मान लीजिए कि इतनी पूर्ति हो गई, मांग है थोड़ी, इतनी ही मांग है, तो इतना तो मांग में चला जाएगा। ठीक, ये जो मांग है इतने में, इतना हमारा अवशेष होगा। ये क्या होगा? तो ये गोदाम में पड़ा रहेगा। ये क्या कहलाता है? माल सूची, स्टॉक के रूप में गोदाम में ये पड़ा रहेगा। ठीक है, तो इसे माल सूची निवेश कहते हैं। इसे माल सूची निवेश कहते हैं। ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है ना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? जब हमारी पूर्ति जो है कम हो जाएगी मांग की अपेक्षा। यानी कि ये नेगेटिव कब होता है? जब पूर्ति कम है और मांग ज़्यादा है, या फिर तो फिर पिछला भी जो स्टॉक होगा वो बाहर चला जाएगा। लेकिन जब पूर्ति जो है वो ज़्यादा हो रही है मांग से, तो ये जो चेंज है, ये जो माल सूची में निवेश है, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, तो ये किया जाता है 2 कारणों से किया जाता है। फर्म जो है जानबूझकर स्टॉक रखना चाहती है। ठीक है, एक तरह से वो चाहती है कि हमारे स्टॉक में कुछ बना रहे, हमारे स्टॉक में पिछला माल बना रहे, ताकि अगले साल कम उसका उत्पादन करना पड़े। मान लीजिए किसी वर्ष बहुत सस्ते में उसे कच्चा माल कंपनी को मिल गया, कच्चा माल हुआ, या फिर श्रम है, ये सब उसको सस्ते में, ये सस्ते में अगर मिल रहा है तो वो चाहेगी इस साल ज़्यादा उत्पादन कर दे, ज़्यादा उत्पादन कर दे, और ज़्यादा उत्पादन करके क्या करेगी? ये स्टॉक के रूप में रख लेगी। इसी को कहते हैं फर्म जानबूझकर स्टॉक रखना चाहती है, और इसको क्या कहेंगे? नियोजित माल सूची निवेश। यानी कि उन्होंने प्लानिंग की थी कि इतना हमें बचा के रखना है, इस साल हमें ज़्यादा उत्पादन करना है और बचा के रखना है। लेकिन अनियोजित एक दूसरी तरफ होता है, अनियोजित या अप्रत्याशित। इन्होंने आशा नहीं की थी, इन्होंने योजना नहीं बनाई थी इसकी, और फिर भी माल स्टॉक जो है वह उसमें रह जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि मान लीजिए जो वास्तविक बिक्री है नियोजित बिक्री से कम या ज़्यादा हो जाए, है ना। वास्तविक में आपने सोचा कि हमारा 100 के बराबर बिक्री होगी, लेकिन हुई 80 के बराबर, तो 20 जो है, ये जो 20 है वो अनियोजित माल सूची निवेश कहलाएगा। और ये अनियोजित इसलिए है क्योंकि इसकी कोई योजना नहीं बनाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको जो भी ये जो हमारा सूत्र था y = a - c,
ये जो था हमारा मांग और पूर्ति को बराबर रखने का, ये मांग और पूर्ति को बराबर ही हमेशा दिखाएगा लेखांकन में। लेकिन इसमें जो कमी, इसमें जो इन दोनों में अंतर होगा वो माल सूची में निवेश के रूप में दिखा दिया जाता है अलग से। तो माल सूची का निवेश जो है वो अलग से एक इनके बीच के अंतर को दिखाता है। बाकी लेखांकन में ये दोनों बराबर ही दिखाए जाते हैं। जो भी कम या ज़्यादा है वो माल सूची में निवेश के रूप में दिखा दिया जाता है, चाहे वो अनियोजित रूप में हो चाहे वह नियोजित रूप में हो। अब हम आते हैं 3 सेक्टर या फिर इसे त्रिक्षेत्रीय मॉडल भी कहा जाता है। इसमें रोजगार आय का निर्धारण क्या से होता है? तो इसमें सी और आई तो था ही, यानी कि उपभोग और निवेश तो था ही, इसके साथ सरकारी क्षेत्र भी होता है। अभी तक हम लोगों ने सरकारी क्षेत्र को नहीं रखा था, लेकिन अब सरकारी क्षेत्र को रखेंगे। अब सरकार क्या करती है? एक तरफ तो वो व्यय करती है, सरकारी व्यय करती है, और दूसरी तरफ वो कर लगाती है। सरकार ये दोनों काम करती है, यानी कि एक तरफ तो वो सब्सिडी एड्स देती है, लोगों को सहायता करती है, दाम कम कर देती है वस्तुओं के, लेकिन दूसरी तरफ वो कर लगा करके आय को कम भी करती है। ठीक है, तो सरकारी जो व्यय होता है वह दिया हुआ होता है, स्वायत्त होता है। सरकारी व्यय की बात करें तो ये स्वायत्त होगा, यानी कि दिया हुआ होगा, एक निश्चित होगा। अब उसके बाद वह कर लगाती है, कर लगा करके आय को कम या ज़्यादा करती है। तो गवर्नमेंट जो है वह सरकार समस्त मांग में वृद्धि करती है। किसके माध्यम से? जी के माध्यम से। इसको जी से दिखाते हैं, यानी व्यय के माध्यम से। और टैक्स के माध्यम से, यानी टी यहाँ पे अगर हम लिख दें तो टैक्स के माध्यम से आय का एक अंश ले लेती है। जैसे कि एक व्यक्ति अगर कमा रहा है, इसको इजीली ढंग से आप समझिए, बिल्कुल ईजी है। अगर एक व्यक्ति मान लो कि कमा रहा है, उसकी आय है, ठीक, दूसरी तरफ वो व्यय भी कर रहा है, कहीं जा कर के व्यय कर रहा है, खर्च कर रहा है, इसको आप आम भाषा में लिख सकते हैं। तो ये कहीं उपभोग कर रहा है इसके बदले में। अब देखिए, ये सरकार जहाँ जहाँ व्यय किया है सरकार ने, जैसे मान लीजिए एक बहुत छोटी सी चीज़, गेहूँ लेने ये जाता है, ठीक है, गेहूँ लेने जाता है, लेकिन गेहूँ पर सरकार ने गेहूँ के दाम को कम किया हुआ है, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा गेहूँ का जो दाम है वो कम है। तो इन्होंने ये लेकर के गए गेहूँ, मान लीजिए कि 1000 रुपये में गेहूँ लेंगे, लेकिन उन्हें मिल जाता है ये गेहूँ 800 में। तो जो बाकी 200 है वो इनका क्या हुआ? इनके आय में जुड़ गया, यानी कि आय की बचत हो गई। यहाँ पे क्या हुआ? आय इनकी कम खर्च होगी इस पे। तो यहाँ पे ये करके वो क्या करते हैं? मांग को बढ़ाते हैं, मांग वृद्धि हो जाती है। अगर कोई चीज़ सस्ती मिल रही है तो सरकार क्या करती है? मांग में वृद्धि करती है। कैसे? व्यय करके, अपना इन्होंने सब्सिडी लगा करके क्या कर दिया? गेहूं को सस्ता कर दिया। और गेहूं को जब ये 800 में कर देते हैं तो 200 इनका क्योंकि बच रहा है, तो ये क्या करेंगे? मांग में वृद्धि करेंगे। हमने पढ़ा हुआ है मांग का नियम कि प्राइस अगर कम होता है तो डिमांड क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो सरकार ने क्या किया? व्यय करके मांग में, समस्त मांग में वृद्धि कर दी। दूसरी तरफ ये क्या करती है? इनकी आय पे टैक्स लगाती है, कर लगाती है, और कर के माध्यम से क्या करती है? आय का एक हिस्सा जो होता है ये सरकार ले लेती है ना। गवर्नमेंट जो है वह एक हिस्सा इसका जो है वह ले लेती है। तो ये लेती है ना किसी का, तभी यह यहाँ पे सब्सिडी लगाती है। तो जब ये ले लेती है, यानी कि ये मांग में कमी करती है। यहाँ पे समस्त मांग में कमी होती है, क्योंकि आय कम हो जाएगी तो हम खर्च कम करेंगे। ठीक, तो गवर्नमेंट इन दोनों ही चीज़ों का, यानी कि जी और टी, यानी कि व्यय और कर, सब्सिडी और कर से पूरे मांग को जब चाहे तब ऊपर नीचे कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए इनकी प्रयोज्य, इसको और थोड़ा समझिए। इनकी जो प्रयोज्य आय थी, ये जो थी इनकी प्रयोज्य आय, ये अगर हम वाई डी से दिखाएं तो वाई माइनस टी टैक्स से इनकी जो प्रयोज्य आय है वह घट जाती है। ठीक, 3 सेक्टर मॉडल में जब गवर्नमेंट है तो यहाँ पे हम इस तरह से रोजगार आय के सूत्र को लिख सकते हैं, समीकरण को लिख सकते हैं, जहाँ पे उपभोग, निवेश और गवर्नमेंट सेक्टर है। और गवर्नमेंट सेक्टर है तो यहाँ पे वाई जो है उसमें से टैक्स को हमने माइनस करके दिखाया है। तो ये 3 सेक्टर मॉडल में आय और रोजगार का समीकरण है। अब हम देखेंगे कि लघु अवधि में यानी अल्प अवधि में यानी कम अवधि में संतुलन आय का निर्धारण कैसे होता है। तो जब लघु अवधि है, लघु अवधि का मतलब क्या है कि मूल्य स्तर जो है वो आपका स्थिर है। ठीक है, मूल्य स्तर स्थिर हो तो समष्टि अर्थशास्त्री
संतुलन क्या होगा, इसे हम ये प्रश्न के रूप में देख सकते हैं कि जब मूल्य स्तर स्थिर है तो हमारा जो आय का संतुलन है उसका निर्धारण कैसे होगा। तो इसके निर्धारण के लिए सबसे पहले हम उपभोग, निवेश और मांग को देख लेते हैं। तो उपभोक्ता की मांग अगर हम लें, उपभोक्ता की मांग C बराबर C बार स्मॉल सी वाई, ये था जहां पे हमारा ये क्या था, फिर से मैं रिमाइंड आपको करा दूं, ये था स्वायत्त व्यय उपभोग। ठीक है, उपभोग पर स्वायत्त यानी कि फिक्स है, इतना तो होना ही होना है ना, दिया हुआ है। और सी हमारा क्या था, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, जो कि वाई पे डिपेंड होती है, आय के बढ़ने घटने पे डिपेंड होती है। ठीक है, अब इसको हम अगर फलन के रूप में देखें, उपभोक्ता की मांग ये है और इसको अगर हम फलन के रूप में देखें तो किस तरह से देखेंगे, यहाँ पे एक ग्राफ बनेगा आपका, यहाँ पे ये ग्राफ इस तरह से बनेगा कुछ, यानी कि पहले हम इसमें देख लेते हैं कि ये इधर y होगा, यानी कि इधर आय होगी और इधर आपका उपभोग होगा। ठीक है, इधर उपभोग और इस अक्ष पे हम लोग आय को दिखाते हैं। तो उपभोग की जो निश्चित मात्रा है ये मान लीजिए यहाँ है, ओ से लेके सी बार तक है, ये तो उपभोग होगा ही होगा, यानी कि आप 5 रोटियां तो खाएंगे ही खाएंगे। उसके बाद अगर है तो वह फिर आय पे डिपेंड होगा, यानी कि इतना तो आप करेंगे ही करेंगे, भले ही आपकी आय शून्य हो। लेकिन यहाँ से जब आय आपकी बढ़ने लगेगी तो जैसे जैसे आय बढ़ेगी आपका जो उपभोग है वो भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसको हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू C बार प्लस C वाई। ठीक, तो यहाँ पे ये हम कैसे कह दिए, क्योंकि इसे यानी OC को जब हम जोड़ते हैं तो यहाँ से ये फलन शुरू होता है, ये जो वक्र है वो यहाँ से शुरू होगा। ये यहाँ तक क्यों उठ गया, क्योंकि इतना तो होगा ही होगा, तो उसका प्लेटफॉर्म ये बन जाता है, न कि ये, क्योंकि इतना जो है ये जो पार्ट है वो स्वायत्त उपभोग का है। ठीक है, तो यहाँ पे स्वायत्त उपभोग और ये जो चीज़ है इसको हम लोग अल्फा से दिखाते हैं, ये कोण जो है अल्फा के बराबर होगा। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि स्वायत्त उपभोग और फिर उसके बाद वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पे डिपेंड जो एक वक्र बनता है, एक जो रेखा बनती है वो यहाँ से शुरू होती है और इसके नीचे का पार्ट कांस्टेंट सी को दर्शाता है, यानी स्वायत्त उपभोग को दर्शाता है। अब अगर निवेश की बात की जाए, निवेश फलन की बात की जाए, तो जैसा कि हमने बताया था कि निवेश स्वायत्त ही होता है, लगभग वो स्थिर अंक के रूप में रहता है। तो यहाँ पे निवेश फलन ये हम दिखा सकते हैं इस तरीके से, निवेश का जो ग्राफ है वक्र है वो इस तरह बनेगा, यह आय को दिखाता है, निवेश इन्वेस्टमेंट को, और ये लगभग कांस्टेंट होता है। और यहाँ पे इस वाले अक्ष पे हम कंजप्शन यानी कि उपभोग और निवेश देखते हैं, और इधर आय। अब आय का चाहे स्तर ये हो यानी आय यहाँ पर हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ कहीं भी हो, निवेश इतना होगा ही, यानी कि आय जो है वह स्वायत्त है, यह वही रहती है, एक ही रहती है, आय का स्तर चाहे जो कुछ भी हो जाए। समस्त मांग की बात करें, समस्त मांग यानी कि जो हमारा उपभोग है और निवेश है, इसी पर समस्त मांग टिका हुआ है, यानी कि कंजप्शन और निवेश। यहाँ पे हम सरकारी क्षेत्र को नहीं लेंगे फिलहाल, केवल जानकारी के लिए उतनी दूर तक आपके कोर्स में था कि आप सरकारी क्षेत्र जानो कि वह टैक्स लगाती है या फिर व्यय करती है, सब्सिडी देती है। ठीक है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं आपके कोर्स में आगे गवर्नमेंट सेक्टर को लेकर नहीं चला गया है, केवल लेके चला गया है क्या, उपभोग और इन्वेस्टमेंट, यानी एक उपभोक्ता उपभोग करता है और बचत को इन्वेस्ट करता है। तो समस्त मांग जो है इन्हीं दोनों पे टिकी होती है कि भैया हमें रोटी भी खानी है और थोड़ा बचा करके किसी काम में पूंजी लगानी भी है, यानी कि निवेश भी करना है। तो जैसे हमने इसके और इसके फलन को अलग अलग देखा, तो समस्त मांग का फलन भी इन दोनों के एडिशन पे बन जाएगा। ऐड कैसे किया जाएगा, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि यहाँ तक आपका क्या था, स्वायत्त उपभोग था, और ये जो ग्राफ था वो इस तरह से गया था, यानी कि C इज इक्वल टू C बार प्लस C वाई, ये वाला जो उपभोग फलन है। उसके बाद यहाँ पे निवेश फलन कितना था, वो ऐसे था, अलग अलग जो हमने देखा था, I इज इक्वल टू I बार, ये निवेश फलन था अलग से। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा जो जोड़ वाला जो योग होके एक फलन आता है वो समस्त मांग का होता है। इसको हम लिख सकते हैं समस्त मांग इज इक्वल टू C बार प्लस I प्लस C वाई।
ठीक है। समस्त मांग क्या हो गया, इसका ऐड, इसमें हमने आई को जोड़ दिया, तो समस्त मांग हमारा ये हो गया। और ये लगभग यहाँ ऊपर से जाएगा। क्यों ऊपर से जाएगा, क्योंकि ये इसको भी जोड़ रहा है और यहाँ से यहाँ तक भी जोड़ रहा है, तो जो ये यहाँ पर है यही चीज़ यहाँ बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, अगर हम इसे नाम दे दें एल, यहाँ जे, और इसको नाम दे दें एम ओ। ठीक है, तो यहाँ पे ओ एम जो है वह क्या है, ओ एम हमारा स्वायत्त उपभोग है, और ओ से जे तक क्या है, ये स्वायत्त निवेश है, और ओ से एल तक, ओ से ये पूरा एल तक क्या है, प्लस आई भार। ठीक है, यानी स्वायत्त उपभोग और स्वायत्त निवेश जो है इसको ओ एल तक है, और यही समस्त मांग है। समस्त पूर्ति को देख लेंगे, समस्त पूर्ति कितनी होती है। तो अर्थव्यवस्था की जो समस्त पूर्ति होती है, यानी कि हम उसको इधर ले सकते हैं टोटल सप्लाई, ये इस अक्ष पे ले लें, और इधर हम जीडीपी को ले सकते हैं, यानी कि ये आय है पूरी अर्थव्यवस्था की, यहाँ समष्टि रूप में देखा जा रहा है तो जीडीपी ही कहेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि यही आय है हमारी। तो ये जो रेखा होगी वह इस तरीके से जाएगी। ठीक है, ये जो है टोटल सप्लाई की रेखा है। ओके, और ये होती है 45 डिग्री की। अब यहाँ पर मान लीजिए कि जीडीपी यानी कि इतना हमें आय करना है, इतना उत्पादन करना है, मान लो 1000 के बराबर, तो इससे हम एक लंब डालेंगे इस पर, और ठीक इसी बिंदु पे क्या होगा, समस्त पूर्ति हमारी होगी। यानी कि ये इस रेखा पे, इस बिंदु पे 1000 की अगर समस्त आय, समस्त उत्पादन करना है तो समस्त पूर्ति यहाँ पर होगी। इस पर हम लंब डाल के इसको पता कर लेते हैं, और यहीं पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कैसे होगा भाई, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन। संतुलन के लिए क्या जरूरी है, मांग बराबर पूर्ति का होना। ठीक है, तो अभी अभी हमने मांग के वक्र को भी देख लिया, अभी निकाला है, और अभी अभी समस्त पूर्ति को देख लिया। अब हम देखेंगे कि साम्य कितना होगा। बाकी ये हम समझ रहे हैं कि जीडीपी जितनी होगी वही पूर्ति होगी। ठीक है, अगर ये 1000 है तो यही हमारी पूर्ति हो गई, लेकिन मांग भी यहाँ पर आना चाहिए, उस वक्र को भी यहाँ कटना चाहिए। ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। अब केन्स के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय रोजगार के संतुलन, यानी आय और रोजगार को संतुलन का स्तर कहाँ होता है, ये निर्धारित करने के लिए 2 विधि बताई। समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर हो तो संतुलन हो सकता है, और बचत निवेश के बराबर, यानी दोनों ये विधियां जो हैं वो संतुलन को दिखाती हैं कि कहाँ पे संतुलन है। भाई हमारा ये पाठ ही पढ़ने का मतलब है, इसके पीछे उद्देश्य हमारा क्या था कि आय और रोजगार कितना होना चाहिए, इसका संतुलन कहाँ होता है, किस अवस्था में हमारे देश में पूर्ण रोजगार, पूर्ण और अच्छी आय की स्थिति होगी। तो इसको ज्ञात करने के लिए केन्स ने क्या किया, समग्र मांग समग्र पूर्ति या बचत निवेश विधि, ये 2 विधियां की। ठीक, तो साम्य को दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग समस्त मांग और समस्त पूर्ति की देखते हैं। तो यहाँ पे समस्त प्रत्याशित हम लोग लेंगे, क्योंकि वास्तव में जो होता है वो अलग होता है, लेकिन जो प्लानिंग की गई होती है प्रत्याशित वो अलग है। तो प्रत्याशित मांग और प्रत्याशित समस्त पूर्ति, ठीक, ये जहां बराबर होंगे। अब यहाँ पे जो हमने अलग अलग ग्राफ अभी आपको दिखाया था उसको हम जोड़ लेते हैं। यानी कि एक ग्राफ तो हमारा कुछ ऐसे था, ये हमारा सप्लाई का कर्व था जो कि 45 डिग्री पे था, अभी हमने आपको शो किया। और ये वाला जो वक्र है वो इस तरीके से जाएगा। ठीक है, ये हमारा अल्फा इसका बराबर होगा, और यहीं पर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे ये दोनों बराबर होते हैं यहीं पे हमारा इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य यानी कि संतुलन निर्धारित हो जाता है। और ओ से लेके वाई तक ये आय है, क्योंकि इस अक्ष पे आय है, तो ओ से वाई तक का जो ये उत्पादन है, ये जो आय है ना, यही संतुलित आय होगी, यानी कि इतना ही उत्पादन करना होगा। और इधर क्या है, प्रत्याशित डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई वक्र और ये क्या है, डिमांड वक्र है ना।
तो यहाँ पे डिमांड और सप्लाई बराबर होते हैं। तो यहाँ ग्राफ में भी दोनों बराबर कहाँ होंगे, जहाँ दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस यहाँ कर रहे हैं, यानी कि इससे इसके इसको जब हम यहाँ पे परपेंडिकुलर खींचते हैं तो यहाँ पे जो बिंदु आया ये वाई आया, यानी कि इतना उत्पादन आपको करना होगा। इतने उत्पादन पे आपकी जो अर्थव्यवस्था है वह संतुलन में होगी। इसको हम लोग सूत्र से भी देख सकते हैं, प्रत्याशित मांग, यानी कि यहाँ पे हमने लिखा था प्रत्याशित मांग, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं C प्लस आई बार प्लस सी वाई, यही थी हमारी प्रत्याशित मांग अभी हमने निकाला था। और प्रत्याशित समस्त पूर्ति वो हमारी वाई के बराबर हो गई, यही वाई ये जो पूर्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको एक साइड में कर लें, सी वाई बराबर प्लस आई बार, यानी कि ये जो y है इसको हम इधर ले आए तो माइनस में हो गया। फिर इसे यहाँ पे निकाल लेते हैं y, तो यहाँ पे 1 माइनस सी हो जाएगा, इसमें से कॉमन निकाल लिया, बराबर c बार प्लस i बार। और यहाँ पे y को अगर हम यहाँ पे केवल आय, रोजगार या उत्पादन के स्तर को देखें तो ये c बार प्लस i बार बटे 1 माइनस सी के बराबर होगा। यानी ये जो चीज़ है, इतना अगर उत्पादन हो रहा है, इतनी आय हमारी है या उत्पादन हो रहा है, तो वह संतुलन की स्थिति होगी। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हम ले सकते हैं, जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है एग्रीगेट सप्लाई से, या फिर एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पे हम ग्राफ में इसको दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये सप्लाई वक्र था हमारा, और यहाँ पे ये हमारा क्या था, AD, यानी कि C प्लस आई, यानी कि डिमांड, और यहाँ पे सप्लाई था हमारा, यानी कि AS बराबर ये क्या था, C प्लस S बराबर Y। ठीक है, तो यहाँ हमने फलन भी लिख दिया आपको एक बार रिकॉल करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखिए ये इक्विलिब्रियम है हमारा। पहली स्थिति देखें कि AD हमारा ज़्यादा है, यानी कि मांग हमारी ज़्यादा है और पूर्ति कम है। तो ये स्थिति यहाँ पर प्रदर्शित हो रही है, यानी कि साम्य बिंदु से पहले डिमांड हमारा ज़्यादा है। यहाँ पे है इसका वक्र, डिमांड वक्र का, और पूर्ति हमारी नीचे होती है। ठीक है, यानी यहाँ पर जितना डिमांड हो रहा है उतनी पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इस स्थिति में क्या होगा कि फर्म जो है उत्पादन ज़्यादा करेगी, और उत्पादन ज़्यादा करके पूर्ति को यहाँ तक लाके साम्य में बिठा देगी, यानी कि मांग के बराबर कर देगी। लेकिन दूसरी स्थिति जो ये है, यानी कि पूर्ति ज़्यादा हो रही है और डिमांड कम हो रहा है, वो स्थिति इधर होगी, यानी साम्य बिंदु के इधर। तो यहाँ पे ये वाली जो स्थिति है वो यहाँ है, और ये वाली जो स्थिति है वो यहाँ है। यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है, तो फिर यहाँ क्या होगा, डिमांड कम होने से कि बिना बिका हुआ माल बच जाएगा, स्टॉक में ज़्यादा वृद्धि होने लगेगी, तो यहाँ पर उत्पादन कम कर देगी। जो फर्म होगी उत्पादन कम कर देगी, और फिर उत्पादन कम करके वो फिर से कहाँ आ जाएगी, इक्विलिब्रियम पे। इधर से भी इधर जाएगी और इधर से उत्पादन कम करके, यानी दोनों ही स्थितियों में संतुलन की तरफ फर्म बढ़ेगी। ठीक है, तो जब कभी इस तरह से डिसबैलेंस होता है तो फर्म अपना उत्पादन या तो बढ़ा के या तो घटा के संतुलन पे फिर से स्थापित हो जाती है। दूसरी जो विधि है बचत निवेश विधि, यानी कि सेविंग इन्वेस्टमेंट, यानी जहाँ पे बचत जो है समस्त बचत नियोजित निवेश के बराबर हो जाए, वहाँ पर संतुलन निर्धारित हो जाएगा। उत्पादन आय का संतुलन वहीं पे निर्धारित हो जाएगा। अब इसके लिए भी एक चित्र हम बना लेते हैं, इसको भी चित्र से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि हमारी बचत की जो रेखा है वह इस तरीके से है, और बचत हमारी नेगेटिव में भी जा सकती है, इसलिए हम इसे इस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी सेविंग है, और निवेश हमारा लगभग स्थिर होता है। ये अभी मैंने आपको बताया लगभग प्रत्याशित होता है, स्थिर होता है। तो यहाँ पर यह हमारा इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की रेखा है, और ये दोनों कहाँ बराबर हैं, यहाँ पर, जहाँ पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा संतुलन हो गया। इधर क्या है, सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट है, और इधर हमारा आय रोजगार का स्तर। ठीक, इस वाले अक्ष पे हम आय रोजगार, और इस पर हम दिखा रहे हैं सप्लाई एंड इन्वेस्टमेंट को। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये हमारा साम्य हो जाएगा, यानी कि इसके बराबर में y का उत्पादन होगा, और OY जो है वह संतुलन आय रोजगार का स्तर होगा। ठीक है, संतुलित उत्पादन का स्तर होगा, आय का स्तर होगा। यहाँ पे दो स्थितियां आ सकती हैं। एक स्थिति तो है जब सेविंग जो है वो कम हो जाए इन्वेस्टमेंट से, और दूसरी ओर सेविंग ज़्यादा हो जाए इन्वेस्टमेंट से। सेविंग अगर
कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट से। इसका अर्थ है कि परिवार जो है या उपभोक्ता जो है अपेक्षाकृत अधिक उपभोग कर रहा है, बचत कम कर रहा है। यहाँ पे बचत कम कर रहा है और उपभोग जो फर्मों की अपेक्षा अधिक उपभोग कर रहा है। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, माल सूची जो होगा उसमें कम स्टॉक रह जाएगा, है ना। और इसके लिए वो क्या करेंगे, उत्पादन ज़्यादा करेंगे। फर्म जो है उत्पादन ज़्यादा करेगी और यहाँ पे संतुलन में आना चाहेगी। दूसरी स्थिति क्या है, जब सेविंग ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है। तो अगर सेविंग ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब है वो, और इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, तो परिवार उपभोग नहीं कर रहे हैं जितना फर्म उनसे अपेक्षा कर रही है। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा कि उत्पादन को कम करना पड़ेगा। उत्पादन ज़्यादा हो जा रहा है और सेविंग यहाँ पे हो नहीं रही है, तो उत्पादन कम करके ये फिर से संतुलन में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो स्थितियाँ हो सकती हैं, जब सेविंग ज़्यादा हो जाए या फिर सेविंग कम हो जाए इन्वेस्टमेंट की अपेक्षा। मान लीजिए किसी देश में युद्ध की स्थिति बन रही है या होने वाली है, या महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, अनसर्टेनिटी, ऐसी चीज़ जब उपभोक्ता के दिमाग में आती है तो वो सबसे पहले क्या करता है, अचानक वो बचत करने वाला हो जाता है, सेविंग करने वाला। वो अपनी आय का ज़्यादा हिस्सा वो बचत करने लगेगा। ठीक है, और अचानक ही ये जो बचत होती है, इससे क्या होगा, या उसकी मांग जो होती है अर्थव्यवस्था के लिए वो घट जाती है ना। ये अपने आय को पूर्ण रूप से या इसका एक बड़ा भाग जो है वह बचत करने लगता है और मांग के रूप में अर्थव्यवस्था में नहीं ले जाता है। यानी वो मार्केट कम जाएगा, चीज़ें फालतू की कम खरीदेगा, तो यहाँ उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या दिखता है कि ये जो डिमांड पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कम हो जाती है, ये सही स्थिति नहीं है। यानी कि मितव्ययिता यानी बचत, मितव्ययिता का मतलब कम पैसे खर्च करना। बचत जो है अच्छा तो होता है, लेकिन अर्थव्यवस्था में एक संपूर्ण रूप में, समस्त रूप में ये इसका जो है सही इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे क्या होगा कि एमपीएस बढ़ेगा, लेकिन एमपीसी यानी कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है वो नीचे जाएगी और सीमांत बचत प्रवृत्ति बढ़ेगी। उपभोग व्यय में स्वायत्त कटौती होगी। अब देखिए होगा क्या, इन भाई साहब ने बचत तो कर लिया, अपने मांग को गिरा करके मांग बिल्कुल कम कर दिया। मार्केट में जब मांग कम होगा तो इसका असर क्या पड़ेगा, फर्मों पे, गोदामों पे, गोदाम और फर्म पे कैसा असर पड़ेगा। यहाँ उत्पादन जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो बिका ही नहीं है और स्टॉक जो है वो बढ़ता जाएगा। बिना बिका माल, जो माल गोदाम है वो भरने लगेंगे। ठीक, जब माल गोदाम भरने लगेंगे तो उत्पादन भी कम कर दिया जाएगा, और उत्पादन कम कर दिया जाएगा तो यहाँ पर रोजगार आय वो भी तो कम हो जाएगी। जितने लोग यहाँ काम कर रहे थे, मान लीजिए कि यहाँ पे 10 बंदे काम कर रहे थे, वहाँ से अब 5 ही बंदे काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रोजगार और आय जो होगी वह कम हो जाएगी। फिर रोजगार आय कम हो जाएगी तो फिर ये बचत करेंगे। ठीक है, जब रोजगार और आय कम होगी तो ये फिर से बचत करेंगे, फिर से मांग कम करेंगे, और मांग कम होगा तो फिर उत्पादन कम किया जाएगा और भी छटनी हो जाएगी लोगों की, 3 ही लोग काम करेंगे, फिर यहाँ आय रोजगार कम। तो यहाँ पे एक विरोधाभास यहाँ क्रिएट हो जाता है कि हालांकि बचत अच्छी चीज़ है, लेकिन यह एक बड़े स्तर पे होने लगे अर्थव्यवस्था में तो वह मांग को कम कर देती है, मांग कम कर देते हैं लोग, और एमपीसी हमारा घटता है और उत्पादन और आय रोजगार का स्तर भी घट जाता है। इसे ही मितव्ययिता का विरोधाभास कहते हैं। निवेश गुणक क्या होता है, निवेश गुणक। अब निवेश गुणक के बारे में जान लेते हैं। निवेश गुणक क्या है? केन्स के अनुसार जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में निवेश की मात्रा में वृद्धि की जाती है, यानी कि जो बचत करके जो निवेश किया जाता है उसकी मात्रा में जो वृद्धि की जाती है, तो उस देश की आय केवल निवेश की मात्रा के बराबर नहीं बढ़ती। मतलब ये ऐसा नहीं कि 10 हमने निवेश कर दिया तो 10 के बराबर ही आय हमारी बढ़ जाएगी, बल्कि उससे कई गुना अधिक बढ़ती है। यानी ये 10 + 10 गुणे कुछ भी हो सकती है, कई गुना अधिक बढ़ती है। निवेश की मात्रा में जितनी गुना वृद्धि होती है उसे गुणक कहते हैं, और ये जितनी गुना बढ़ती है उसे ही गुणक कहते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा डिराइव कर लेते हैं कि ये किस तरह से व्युत्पत्तित किया जा सकता है। मान लीजिए कि गुणक को हमने के रूप में दिखा दिया, के है, तो यहाँ पे जैसा कथन अभी हमने कहा कि आई में परिवर्तन के फलस्वरूप वाई में जो परिवर्तन होता है। अब ये परिवर्तन होता है लेकिन ये कई गुना होता है, तो किस तरह से इसको आगे भी प्राप्त करेंगे ये देखते हैं। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं वाई = क्या होता है, कंजप्शन और निवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि del y यानी कि वाई में परिवर्तन, यानी कि उपभोग में परिवर्तन और
निवेश में परिवर्तन। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम आई में परिवर्तन की बात करें, इसको इधर ले आएं, फिर इसको हम डिराइव करते जाएंगे, माइनस सी हो जाएगा। यहाँ पे आई का मूल्य जैसे आई हमारा इतना निकल गया, इसको हम यहाँ पे अगर लगा दें तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, k इज इक्वल टू हो जाएगा डेल वाई है बटे आई की जगह पे हम लिख सकते हैं डेल वाई माइनस डेल सी। ठीक, आई के बराबर ये यहाँ पर आई के बराबर है, तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद समीकरण में दाएं भाग में वाई से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर में y से भाग दे देते हैं दोनों ही इसमें, तो डेल वाई बाई डेल वाई बटे डेल वाई माइनस डेल्टा c बाई डेल y। तो यहाँ पे तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ कट गया, और यहाँ भी ये कैंसिल हो गया, यानी हमारा आ क्या जाता है, 1 बटे यहाँ 1 हो गया, 1 बटे 1 माइनस c डेल्टा c बटे डेल्टा y। और यही तो हमारा क्या है, यही चीज़ तो हमारा क्या है, MPC है ना। यानी कि चूंकि डेल्टा c बाई डेल्टा y इज इक्वल टू MPC है ना, यानी y पे आधारित जो कंजप्शन है, यानी कि सीमांत प्रवृत्ति, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 1 बाई 1 माइनस MPC। यहाँ पर एक चीज़ और हम जानते हैं कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ हम लोग जानते हैं MPC और MPS दोनों को प्लस करें तो 1 होगा, ये आपको मैंने बताया है पहले। तो यहाँ पे MPS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस MPC। यानी कि यहाँ पे अगर हम MPS के फॉर्म में गुणक को देखें तो गुणक हमारा यहाँ पे MPS बराबर इतना निकला हमारा, यानी कि k इज इक्वल टू 1 बाई MPS। इसका क्या मतलब हुआ कि गुणक सीमांत बचत प्रवृत्ति का व्युत्क्रम है, 1 बटे है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गुणक बचत सीमांत प्रवृत्ति का व्युत्क्रम है। गुणक के द्वारा केन्स ये भी बताते हैं कि सरकार निवेश में जिस अनुपात में वृद्धि करती है, मतलब सरकार निवेश को जिस अनुपात में बढ़ाती है, गुणक के कारण आय कई गुना बढ़ जाती है। यानी सरकार निवेश करे तो आय जो होती है वह उस निवेश से ज़्यादा बढ़ जाती है। इसको समझने के लिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि एक अर्थव्यवस्था में निवेश है रुपए 2000 करोड़ से बढ़ा है निवेश, तो आय में कितना परिवर्तन होगा, जबकि बचत की सीमांत प्रवृत्ति यानी कि MPS हमारा 0.25 है। तो यहाँ पे निवेश में परिवर्तन इन्होंने कितना कहा है, 2000 करोड़ का। ठीक है, और यहाँ पर MPS हमारा कितना दिया है, इन्होंने 0.25 दिया है। तो यहाँ पर हम निवेश गुणक निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है आय में कितना परिवर्तन होगा, तो आय में परिवर्तन कई गुना ज़्यादा होगा और निवेश गुणक वही कहलाता है। तो निवेश गुणक के को अगर निकालते हैं, सूत्र रखते हैं, तो इसका सूत्र हम जानते हैं MPS होगा। तो यहाँ पे 1 बटे 0.25 यानी कि 4। ठीक है, यानी कि 4 निकला। और हमें ये भी मालूम है कि k इज इक्वल टू क्या होता है, y में परिवर्तन और i में परिवर्तन का y में परिवर्तन पे कितना इफेक्ट, यानी कि बचत निवेश में जो परिवर्तन है उसका आय पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये सूत्र भी हमारे सामने है, ये सूत्र भी हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम k की जगह क्या रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, बराबर y में कितना परिवर्तन हुआ वो हमें ज्ञात करना है, बटे 2000। ठीक है, 2000। अब यहाँ पे y हम ऐसे लिख लेते हैं, और यहाँ पे y बराबर 2000 गुणे 4 यानी कि 8000 करोड़। तो यहाँ 4 गुना, या वही स्टेटमेंट को यहाँ आप देखिए कि निवेश में जितना परिवर्तन हुआ उसका 4 गुना परिवर्तन हो रहा है हमारी आय में, है ना। 4 गुना, यही गुणक था हमारा 4, है ना, 4 गुना निवेश। तो यानी कि हमारा जो कितना हुआ आय में परिवर्तन,
8000 हुआ। एक शब्द है गुणक रिसाव। गुणक रिसाव, जैसा कि नाम से आपको लग रहा होगा कि गुणक में कहीं ना कहीं लीकेज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में देखिए कई ऐसे कारण होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि इस गुणक को पूरी तरह से इफेक्टेड नहीं होने देती, प्रभाव इसका नहीं पड़ने देती। यानी कि निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि कम होती है। ठीक है, गुणक का इसे रिसाव कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि ऋणों का भुगतान करना है, ठीक है, तो निवेश में वृद्धि तो हुई लेकिन आय में उस स्थिति में वृद्धि नहीं हो सकती है। आय बढ़ा हुआ हिस्सा पुराने ऋण को भुगतान करने में चला जाता है। या फिर मुद्रास्फीति हो जाए, यानी कि महंगाई बढ़ जाए। जब मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो भी आय का एक हिस्सा इधर चला जाता है। या तो बचत, वही बचत, लोग बचत करने लगे, निवेश नहीं गए, यानी कि बढ़ी हुई आय को उपभोग पर व्यय नहीं कर रहे हैं और भविष्य के लिए बचा ले रहे हैं लोग। ठीक, या फिर आयात ज़्यादा करने लगे। ठीक, तो आयात यानी कि आयात हम बाहर से कर रहे हैं तो हमारा ज़्यादा आय का हिस्सा बाहर चला जा रहा है। तो ये जो 4 कारण हैं, इन कारणों से जो गुणक है इतना प्रभाव जो होता है इसका वो कम हो जाता है। यानी कि निवेश करने के कई गुना बढ़ जाता हमारा आय। निवेश में जितना परिवर्तन होता उतना कई गुना आय हमारा बढ़ जाता, आय बढ़ जाती, लेकिन उतनी गुना नहीं बढ़ पाएगी। यानी कि प्रारंभिक निवेश में वृद्धि के फलस्वरूप आय में होने वाली वृद्धि कम होती है। तो इसको हम गुणक का रिसाव कहते हैं। और उसका कारण क्या है? जो पुराने ऋणों का भुगतान हम कर देते हैं आय से, या फिर महंगाई के कारण आय हमारी उधर चली जाती है, या फिर हम बचत करने लगते हैं भविष्य के लिए और उसका उपभोग में व्यय नहीं करते, या फिर हम बाहर से आयात करते हैं और अपने आय का हिस्सा बाहर भेज देते हैं। ठीक, तो इनके कारण गुणक का जो है रिसाव हो जाता है। देखिए, हम जानते हैं कि पूर्ण रोजगार जो होता है मांग और पूर्ति पे, जहाँ पे मांग बराबर हो जाए पूर्ति के, वहाँ होता है। लेकिन मांग न्यून हो जाए या मांग अतिरेक हो जाए, ऐसा हो सकता है। अब न्यून और अतिरेक का क्या मतलब हुआ? यानी डेफिशिएंट यानी कि एक्सेस, यानी कि ज़्यादा मांग हो जाए और यहाँ पर कम मांग हो जाए। किससे? रोजगार के स्तर से। यानी कि मांग को न्यून तब समझा जाता है जब संसाधनों के पूर्ण उपयोग के लिए आवश्यक मांग कम होती है। जैसे कि बाजार है, अगर वहाँ पे डिमांड है, मांग है, वो कम हो जाए, लोग मांग करें ही नहीं, लोग इतने सारे हैं बाजार में, मांग लेकिन वो नहीं कर रहे हैं किसी कारण से, तो क्या हो जाएगा? रोजगार का जो स्तर हो जाएगा वो घट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर उत्पादन क्षमता पूर्ण रूप से प्रयोग नहीं होगी। उत्पादन जो होगा, उत्पादन क्षमता जो है वो पूरी तरह से प्रयोग नहीं होगी, वो भी घटेगी। यानी कि रोजगार घटेगा, यानी बेरोजगारी होगी, लोग बिना उत्पादन के बैठे रहेंगे, है ना, क्योंकि मांग ही नहीं है। इसको हम न्यून मांग कहते हैं। और अतिरेक मांग कब हो जाती है? जब डिमांड हमारी ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई, मांग ज़्यादा हो जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, तो यहाँ पर दाम बढ़ने लगेंगे, है ना। तो ये दोनों ही स्थितियां पॉसिबल हो सकती हैं। तो आपके कोर्स में ये है कि न्यून मांग क्या है या अतिरेक मांग क्या है, ये आ सकता है लघु उत्तरी में। तो बस आप इतना जानते रहिए, जब मांग कम हो जाती है तो फिर यहाँ पर पूर्ति से जब मांग कम हो जाएगी तो फिर रोजगार भी कम हो जाएगा, उत्पादन की क्षमता का पूरा उपयोग नहीं होगा। और अतिरेक मांग में क्या होगा? मांग ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर महंगाई बढ़ जाएगी। इसके साथ ही आपका चैप्टर 4 आय और रोजगार का निर्धारण का पार्ट 2, यानी कि ये फाइनल आपका पार्ट था और ये फाइनल पार्ट, ये चैप्टर अब होता है डन। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। पार्ट 1 आपने देखा कि नहीं देखा, अगर आपने मिस किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, वो ज़रूर आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, और कोई भी नया हो तो भाई ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और कोई क्वायरीज हो तो कमेंट बॉक्स है ना, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कुछ भी नहीं समझ में आया वो आप कमेंट कर सकते हैं। बट आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत ईजी लगी होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।